कैसे आप लोग? मैं दुर्गेश जायसवाल। इसके पहले हम लोगों ने 25 प्रश्नों को सीरीज को हल कर लिया था। आज उसके आगे बढ़ते हैं। कल हमने इसके हल किया था, आज उसके आगे पढ़ेंगे। पूरी तरह से व्याख्यात्मक हल होगी। सही प्रश्नों को हम पूरी तरह से तोड़कर आपको समझाएंगे और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और सभी साथियों को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल प्रैक्टिस सेट की सीरीज ही नहीं है, बल्कि यहाँ से आप पूरी तरह से व्याख्यात्मक हल के रूप में इसे देख सकते हैं और आसानी से पढ़ भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो प्रश्न नंबर 25 तक हो गया था। प्रश्न नंबर 26 हमारे सामने थी, जहाँ पे पूछा गया था कि समताप रेखाएं निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएं होती हैं। तो बताइएगा जो समताप रेखाएं होती हैं वो किसकी समान रेखाएं होती हैं। आराम से बताइएगा, कोई वो नहीं है। तो धूप, वर्षा, पुष्पन काल, बादल। तो अगर समताप रेखाएं की बात करें, जहाँ पे ताप की एक बात स्पष्ट हो जाता है, यहाँ पे सम माने बराबर, ताप माने टेम्परेचर। तो इसका विकल्प जो होगा वो क्या होगा? ए इसका सही आंसर होगा। ए इसका विकल्प क्या होगा? सही होगा। ठीक है, आप लोग जुड़ते जाइएगा, अपने सभी साथियों को शेयर भी करते जरूर चलिएगा। ठीक है, हम भी शेयर कर देते हैं, आप भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना ना भूलिएगा, सबसे बड़ी बात है शेयर कर देंगे तो सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक कौन सा तारा है? एक तो हम जानते हैं कि पृथ्वी के जो सबसे नजदीक तारा है उसका नाम आपको पता है क्या होगा? पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा क्या है? तो आप बताइए इसका जवाब क्या होगा। आप जवाब दीजिएगा कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है। जैसे आप जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक अगर पूछेगा तो याद रखिएगा सूर्य सबसे नज़दीक है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा तो सूर्य होता है कि सूर्य भी एक तारा है। एक प्रश्न उठता है कि तारा किसे कहते हैं? तारा भी आकाशीय पिंड होते हैं जिनके पास खुद कुष्मा, खुद का प्रकाश होता है, वो अपनी प्रकाश से प्रकाशित होता है। एक प्रश्न यहाँ से और पूछा जाता है, जो सूर्य होता है, सूर्य के पास उष्मा कहाँ से आती है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा आती है। हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो नाभिकीय संलयन। याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपको आगे मिले। इसका उत्तर क्या होगा? सूर्य इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? सूर्य इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है, बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो बताइएगा कौन सी रेखाएं होती हैं। आराम से बताइए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना है। देखिए, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाओं क्या कहते हैं? इसको मैंने पढ़ाया था कल, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। मैंने दोनों बताया था। उसे कहते हैं, याद है आप लोग को? सब लोग डी बता रहे। देखिए, हैस्यूर है, स्पार्टाइट है, कंटूर है, आइसोसोम है। तो हमने कंटूर बताया था। इसे समोच्च रेखा भी कहते हैं। कंटूर या समोच्च रेखा भी इसे कहा जाता है। ये समोच्च रेखा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न क्या है? बराबर अंतराल या उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली जो काल्पनिक रेखा होता है उसे कंटूर रेखा या समोच्च रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? समोच्च रेखा या कंटूर रेखा के नाम से जाना जाता है। ये कल हम लोगों ने इसे डिफाइन किया था, हम लोगों ने इसे पढ़ लिया था। अब और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो आगे हम लोग को मिलेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तारीख कौन सी रेखा है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय तारीख, या पहला प्रश्न हमारा इसी से स्टार्ट भी हुआ था, कल का जो शेड्यूल था। तो वहाँ हमने देखा था कि अंतर्राष्ट्रीय तारीख का मतलब होता है कि इंटरनेशनल डेडलाइन। तो जो इंटरनेशनल डेडलाइन होता है वो कहाँ पे होता है? वो 180 पे होता है। अगर यहाँ पे ये पूरा ग्लोब हो गया, यहाँ पे 0 डिग्री है, इसके ठीक पीछे की जो देशांतर रेखा होती है, जो 180 देशांतर रेखा होती है, उससे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर जो होगा ये क्या होगा? 180 अंश देशांतर रेखा होगा। क्या होगा उसका उत्तर? यह है 4 सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ना। जैसे भी आप जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है, किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? देखिए, ये भी हमने कल बता दिया था। अगर आपने कल ये पढ़ा होगा तो शायद आपको पूरी तरह से स्पष्ट होगा कि किसकी वजह से ज्वार और भाटा दोनों आते हैं। तो बताइएगा कि ज्वार भाटा कैसे आता है। तो ज्वार भाटा सूर्य और चंद्रमा की जो आकर्षक शक्तियां होती हैं उनकी वजह से ज्वार आता है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी या सरल रेखा में होती हैं तो दीर्घ ज्वार आता है, और जब समकोण पर होती हैं तो वहां पे लघु ज्वार आता है। माने यहाँ पे आराम से कह सकते हैं, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है। इसका जो विकल्प होगा वो आप लोगों ने सही बताया। इसका विकल्प क्या होगा?
तीसरा सही होगा, तीसरा इसका विकल्प सही है। मतलब जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा में हो तब वहां पे परिणाम स्वरूप क्या होता है, दीर्घ ज्वार आता है। जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा मिलकर समकोण बनाते हैं तो चंद्रमा सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, फलस्वरूप निम्न ज्वार आता है। आइए हम लोग इसे ध्यान से देखने का प्रयास करते हैं कि हम आपको क्या कहना चाह रहे थे। आइए यहाँ पे इसको डायग्राम क्रिएट करते हैं। डायग्राम क्रिएट करके देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पे सूर्य बना देते हैं। सूर्य की एक स्थिति है, यहाँ पे हमारा सूर्य हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, सूर्य हो गया। आइए पृथ्वी की स्थितियां बनाते हैं। ये हमारी पृथ्वी है। एक बार पृथ्वी आपकी यहाँ बनाते हैं। पृथ्वी ये हो गई, ये हो गई हमारी अर्थ, ये हमारी हो गई अर्थ। अर्थ के बाद अब हम लोग मून बनाते हैं। तो एक बार मून यहाँ आ सकता है, एक मून यहाँ आ सकता है, ठीक, फिर यहाँ आ सकता है, फिर यहाँ आ सकता है। इन सभी को जब ध्यान से देखेंगे तो एक बात हमें विदित होगा। जब देखिए एक स्थिति तो ये होगी, ये स्थिति होगी, दूसरी स्थिति जो होगी वो ये होगी, यहां से लेके यहां तक। माने जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा में होंगे उस समय दीर्घ ज्वार आएगा। क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। क्या आएगा, हाई टाइड आएगा। लेकिन जब ये एक दूसरे से क्या होंगी, ये समकोण पर होंगी, माने सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा जब इस स्थिति में होंगी तो लघु ज्वार आएगा या लो टाइड होगी। इस प्रकार हम लोगों ने हाई टाइड और लो टाइड को आसानी से समझ लिया। माने यहाँ से ध्यान से एक बात और समझने योग्य है। अगर यहाँ से हम एक बात और स्पष्ट करें तो यहाँ एक बात और देखने को हमें मिल जाता है या ज्ञात हो जाता है कि देखिए सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीधी रेखा में होती हैं तो इन दोनों की जो आकर्षण शक्तियाँ हैं वो एक ही दिशा में काम करती हैं, और जब एक ही दिशा में काम करती हैं तो क्या होगा, इनमें क्या आएगा, दीर्घ ज्वार आएगा। लेकिन जब सूर्य पृथ्वी चंद्रमा ये भी है तो उस समय अपकेंद्रिक बल काम करता, जिसकी वजह से दीर्घ ज्वार आता है, माने जल ऊपर उठ जाता है। मतलब ये ऋतु कोण पर होती हैं, ये 180 डिग्री पर होती हैं। यहाँ पे होगा 180 डिग्री पर जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी होती हैं तो दीर्घ ज्वार आता है। लेकिन याद करिएगा जब सूर्य यहीं पर रहेगा, पृथ्वी यहाँ और चंद्रमा यहाँ आ जाएगा तो ये स्थिति बन रही है। देख रहे हैं कि समकोण की स्थिति बन रही है। कैसी स्थिति, समकोण की स्थिति बन रही है। इस दशा में सूर्य इधर, चंद्रमा इधर खींचेगा तो विपरीत बल काम करेंगे, और जब विपरीत बल काम करेंगे तो लघु ज्वार होगा। सेम कंडीशन इधर भी होगा। यहाँ पे सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा नीचे हो गया तो समकोण की स्थिति होगी, फिर विपरीत बल काम करेगा, फिर लघु ज्वार आएगा। इस प्रकार हम लोगों ने देख लिया कि लघु ज्वार कैसे आता है और दीर्घ ज्वार कैसे आपका आता है। तो आइए आगे बढ़ते हम लोग। तो यहाँ पे आपका प्रश्न क्या था, प्रश्न था किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है पृथ्वी के चंद्रमा पर। तो इसका जो विकल्प हुआ वो यह हुआ, तीसरा विकल्प इसका सही हुआ। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण शक्ति के कारण दीर्घ ज्वार आते हैं। इसका विकल्प क्या होगा, तीसरा सही हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला जो है वो क्या कहलाती है। तो बताइएगा, कल हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था, आप चाहेंगे इसे आसानी से कर लेंगे। बताइए आराम से। बताइए क्या किया जाए, इसका क्या होगा। देखिए इसका बहुत ही आसान है। एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को सहभूकंप रेखाएं या होमोसिस्मल लाइन के नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका विकल्प सही होगा। इसका विकल्प क्या होगा, ए सही होगा। ठीक है, इसका क्या होगा, सहभूकंप रेखाएं। क्या होगा, सहभूकंप रेखाएं या होमोसिस्मल लाइन कहते हैं इसे, होमोसिस्मल लाइन। इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, शायद ये आपके परीक्षा में भविष्य में कभी काम आ जाए। क्या होगा, हो सकता है ये भविष्य में आपके काम आ जाए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, अन्यथा आपकी इच्छा के ऊपर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है, आराम से जवाब दीजिएगा। बताइए निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। बताइए आप लोग, किसका मिलान इसमें गलत किया गया है। बताइए क्या होगा। कोई समस्या आ रही है आप लोग को, आराम से बताइए। नहीं बता पाएंगे तो हम आपको बताएंगे ही। देखिए यहाँ पे आइए, देखते हैं हम लोग। ये आपके स्क्रीनशॉट चाहे कर लीजिए ताकि हम लोग अगले नए स्टेप को यहाँ से बना लें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने बना लिया फिर से।
ये ग्लोब हो गया हमारा, यहाँ पे हो गया 0 डिग्री, ठीक, ये हो गया भूमध्य रेखा। फिर इसके ऊपर वाले को लाल करते हैं, नीचे वाले को हरा करते हैं। ये हो जाएगा 23 सही 1/2 नॉर्थ, ये हो जाएगा कर्क रेखा। क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। फिर ये 66 सही 1/2, ये भी एन होगा। अब नीचे आते हैं तो ये हो जाएगा 23 सही 1/2 यस होगा, ये होगा मकर रेखा। फिर ये है ये भी साउथ। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, किसमें क्या क्या चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री, यन है, जी नहीं, यन तो सही है, मतलब ए सही है आपका, ए क्या है? सही है। मकर रेखा ये गलत है, क्योंकि मकर रेखा 23 सही 1/2 साउथ में है, तो ये गलत है आपका। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 नहीं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, ये भी गलत। फिर दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 एस मतलब साउथ है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 अंश अक्षांश रेखा पे है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हुआ, कौन सा सही हुआ? ऊपर प्रश्न क्या दिया है? ऊपर दिया है निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसने पूछा किसका मिलान गलत किया गया। इसमें गलत किसका इसका किया गया है, बताइए। कर्क रेखा सही मिलान है, तो दूसरा और तीसरा इन दोनों का गलत मिलान किया गया है। इसका गलत मिलान का मतलब होगा आपका ये सही है। गलत मिलान वाला माने आपका दूसरा है, ठीक, माने ये गलत है, बल्कि ये सही मिलान है, ये सही मिलान है, ये दोनों गलत मिलान। और गलत मिलान वाला पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके सामने, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? बताइए, जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? आराम से बताइए, कोई भी जल्दबाजी नहीं है, एकदम आराम से। जीवाश्म विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? मृदा का? जी नहीं। वृक्ष का? नहीं। चट्टान का? नहीं। फॉसिल्स का होता है, तो फॉसिल्स का जीवाश्म विज्ञान में अध्ययन किया जाता है। इसका विकल्प क्या होगा? 33 का तीसरा या सी सही होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? विश्व के सभी भागों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं? मैंने बताया था जब सूर्य किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमकती हैं तो दोनों गोलार्धों में दिन रात बराबर होता है, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक, तो जब 12 घंटे की दिन 12 घंटे की रात होती है, ऐसा आपको दो बार होता है। एक तो होता है 21 मार्च को, कब होता है? 21 मार्च को। दूसरा होता है आपका 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ये घटनाएं 2 दिन घटती हैं, जिसे विषु के नाम से जाना जाता है। लेकिन 23 सितंबर को जो होता है वह कौन सा विषु कहलाता है? वो कहलाता है शरतकालीन या शरतकालीन विषु या शीत विषु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बसंत विषु और शरद विषु, तो शरद विषु के नाम से, शरतकालीन विषु के नाम से जाना रखा। बसंतकालीन विषु तो होगा नहीं, शीतकालीन होगा नहीं, शरतकालीन होगा। ठीक, जिसे शरतकालीन विषु के नाम से जाना जाता है। फॉसिल्स माने जीवाश्म होता है, अंग्रेजी में फॉसिल्स, हिंदी में जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न आपका, समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? तो बताइएगा कि समोच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती हैं? अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बताया था समोच्च रेखा। बताइए, समोच्च रेखा की बात करते, कुछ देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था, कंटूर लाइन के बारे में पढ़ा था। क्या होगा इसका?
इसमें देखिए माध्य समुद्र तल से सम ऊंचाई करने वाले, माने ऊंचाई स्थानों को मिलाने वाले जो रेखाएं होती हैं उन्हें समोच्च रेखाएं या कंटूर रेखा के नाम से जाना जाता है। समोच्च रेखा या कंटूर रेखा के नाम से जाना जाता है। मतलब अगर देखा जाए कि मानचित्र पर खींची गई रेखा जो समुद्र स्तर के ऊपर की एक ऊंचाई को परिस्थित सभी जगहों को शामिल करती हैं, मिलाते हुए खींची जाती हैं, उन्हें समोच्च रेखा कहा जाता है। समोच्च रेखा समुद्र तट से एक ही ऊंचाई वाले स्थानों को जोड़ती है। समुद्र तल से, समुद्र तल को 0 माना जाता है, आपको भी पता होना चाहिए। ठीक है, इसका ये सही है। आगे आते हैं, किस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? किसी स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर तथा भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपने इसको पढ़ा होगा ठीक, तो क्या होगा बताइए? देखिए नति क्या होता है, नति हम लोग बाद में बताएंगे। नति का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारा कोण हो गया, ये हमारा पृथ्वी अच्छी झुका हो गया या कोणी झुका हो गया, इन दोनों के बीच को जो है वो नति कहते हैं। तो ये नति होगा नहीं। ठीक है, अब इसका पूछा है कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच का कोण। तो जब चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर पूछता है तो याद रखिएगा चुंबकीय झुकाव कंपास, आपने कंपास देखा होगा या आपने घड़ी में सुई देखा होगा, तो इस तरह से घड़ी बनी होती है। उस घड़ी में इस तरह से जो होता है ये मोटा किया होता है। मोटा का मतलब यह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ घोता होता है। अगर आपने कंपास देखा होगा जो दिशा बताने वाला होता है, आपने कंपास सुना है जो दिशा बताता है, तो ये कंपास हो जाती है। तो यहाँ पे दिक्सूचक यंत्र भी उसे कहा जाता है। तो जो कंपास के चुंबकीय सुई, कंपास की सुई उत्तर की ओर इंगित करती है और वास्तविक उत्तर के बीच का कोण, माने जो उत्तर की ओर इंगित करती है और जो वास्तविक उत्तर होता है उनके बीच का जो कोण होता है उसे ही हम कहते हैं। तो उसे कौन सा कोण कहा जाता है? उसे समक्रांतिक कोण कहा जाता है या डिक्सिलेक्शन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नति होगा, न दिक्ष होगा, न अक्षांश होगा, कि रेखा होती है। तो समक्रांतिक या डिक्सिलेशन के नाम से उसे जाना जाता है। इसका क्या होगा? तीसरा इसका सही होगा, नति नहीं होगा, क्योंकि नति क्या होता है? भौगोलिक कोण और अच्छे कोण के बीच की दूरी को हम नति कहते हैं। नति के बारे में और आगे अध्ययन हम लोग करते हैं जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑप्शनल भूगोल में पढ़ने को मिल सकता है, यहां भी आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, ये सब आपके यूनिक प्रश्नों में से एक आते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग अग्रसर होते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्र को क्या कहते हैं? देखिए प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों में दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं? आराम से जवाब दीजिएगा, क्या कहते हैं? देखिए मानचित्र 2 प्रकार के होते हैं। वैसे तो देखा जाए 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है फिजिकल मैप, दूसरा होता है फिजिकल मैप हो गया। दूसरा जो मैप होता है वो किस नाम से जाना जाता है? एक फिजिकल मैप, दूसरा क्या होता है? पॉलिटिकल मैप, एक होता है टोपोग्राफी सीट। तो टोपोग्राफी सीट हमें अध्ययन करने के लिए मिलता है, वैसे वो आर्मी के पास होता है, इंडियन आर्मी के पास होता है। ठीक, तो हमारे कहाँ होता है? वो इंडियन आर्मी के पास होता है। तो इसका क्या होगा? प्राकृतिक एवं मानव दोनों निर्मित होगा तो क्या होगा? इसे स्थलाकृत मानचित्र एक ही प्रकार का मानचित्र है जिसका उपयोग आधुनिक मानचित्र में समोच्च रेखाओं का उपयोग कर बड़े पैमाने पर विस्तार के मात्रात्मक प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। या इस प्रकार के मानचित्र में प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के रूपों को दर्शाया जाता है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा वो दूसरा सही होगा। इसे हम स्थलाकृति मानचित्र के रूप में जानते हैं। अच्छा, एटलस किसे कहते हैं? मानचित्रों के संग्रह को हम एटलस कहते हैं। किसे कहते हैं? उसे हम एटलस कहते हैं। ठीक है, आप लोग कृपया शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। और हाँ, ये क्लास जो चल रही है इसकी वीडियो लिंक आप अपने सभी साथियों को शेयर कर दिए। अगर आपको बेहतर लगेगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ऑनलाइन क्लास भी 16 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप ऑनलाइन क्लास में जुड़ना चाहते हैं, नोट्स के लिए चाहिए, आपका मोस्ट वेलकम है। BEO, सुपर टेट, KVS, इन सभी के नोट्स और ऑनलाइन क्लास भी उपलब्ध है। ये सभी के लिए आपका काम करेगा जहाँ से होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं करती? ये देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसके बारे में आप बताइएगा इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब बहुत ही आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा 2 देशों के बीच का सीमांकन नहीं करती? यहाँ पे नहीं पूछा गया है।
हाँ, आप लोगों ने जवाब सही दिया, लेकिन हम पहले इसको डिफाइन कर देते हैं, फिर आपको बताते हैं। पहले जो ये रेड क्लिफ रेखा है, माने किस देश का नाम सुनते ही हमारी आंखें लाल हो जाती हैं, तो भारत और पाकिस्तान, माने भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण किया गया। सर रेड क्लिफ ने इस रेखा का निर्धारण किया था और ये भारत और बांग्लादेश के बीच भी है। अगली आती है डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चली गई है। मैकमोहन रेखा भारत और बांग्लादेश चीन के बीच है, इसलिए कौन नहीं करता, तो अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा जो होगी यही इसका उत्तर होगी। जो नहीं करती यह आपका है, यह 180 अंश देशांतर रेखा है, न कि किसी देश की सीमांकन को या किसी भी देश की सीमा को बताता है। इस प्रकार आपका जो उपयुक्त उत्तर होगा वो ए होगा। ए मतलब क माने पहला जो होगा वो आपका सही है। गलत है इसीलिए सही क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है। अगर हाँ पूछता तो 3 हाँ होता, 1 नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों को। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है समोच्च रेखा। समोच्च रेखा समान के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। बारिश, उच्चता, आर्द्रता, तापमान। बताइए, कई बार घूम घूम के आपके सामने आ रहा है। तो देखिए, न ये बारिश के लिए होगी, न ह्यूमिडिटी के लिए होगी, न टेम्परेचर के लिए होगा। ये हाई मतलब किसी भी ऊंचाई वाले, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समोच्च रेखा या कंटूर रेखा के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका विकल्प तीसरा सही होगा, क्योंकि यह प्रश्न चौथी या 5वीं बार आपके सामने आया है। अलग अलग नाम से, अलग अलग टाइप से इससे विदित होता है या स्पष्ट होता है यह प्रश्न अपने आप में कितना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती। तो ये कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, इसका भी ट्रिक भी लिख लीजिएगा, शायद आपको काम कर जाए। तो कर्क रेखा की बात कर रहा है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसका छोटा सा ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, जिसका मतलब होता है मी से मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड। बताइए इसमें कौन सा ऐसा है जहाँ से नहीं गुजरती। तो नेपाल से नहीं गुजरती। अच्छा, ये अलग अलग देश के बारे में है। तो म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, और यहाँ पे चीन है। तो किससे नहीं गुजरती बताइएगा। ये कर्क रेखा पूछा है, तो कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती, म्यांमार से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, चीन से गुजरती है, लेकिन नेपाल से नहीं गुजरती। तो लिख लीजिएगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो कर्क रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो लिख लीजिएगा कर्क रेखा अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, मैक्सिको, बहामास, मार्टिनिया, माली आदि देशों से होकर गुजरने वाली एक रेखा कर्क रेखा 3 महाद्वीपों से भी होकर गुजरती है, जो है एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। ठीक, इसकी कोई ट्रिक नहीं, इसे आपको रट्टा मारना होगा या तो आपको पूरा याद करना होगा। अगर आप कहते हैं दोबारा आपको बोल दे, आप लिखना चाहे लिख ले। कर्क रेखा विश्व के लगभग भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, मैक्सिको, बहामास, मार्टिनिया, माली, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया आदि देशों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये हो गया आपका वे देश जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। तो भूवैज्ञानिक युग इसमें सबसे नया क्या है, तो नया जानते रहिएगा। भूवैज्ञानिक में सही क्रम अगर देखा जाए क्रिटेशियस, जुरासिक, ट्रियासिक, पर्मियन है। तो इसमें से अगर ये पूछेगा कि कौन सा नवीनतम है, तो इसमें क्रिटेशियस जो है वो सबसे नवीनतम है। कौन है क्रिटेशियस, क्योंकि क्रिटेशियस से पुराना जुरासिक आता है, क्रिटेशियस से पुराना जुरासिक, फिर ट्रियासिक, फिर आता है पर्मिनियन। तो ये सबसे नया है, फिर उससे पुराना, उससे पुराना, फिर उससे पुराना। ठीक है, ये युग होता है। आप ज्योग्राफी, प्योर ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जैसे पूछ दिया जाए डायनासोर कब आए थे, तो जुरासिक युग में आए थे। पूछ दिया कोयला कब आया था, तो कार्बोनिफेरस युग में आया था। वो सभी युग हैं, वो आप हम लोग पढ़ेंगे। अल्पाइन पर्वतमाला कब आया था, ये सभी चीज़ें आगे देखते हैं हम लोग। अगला आपके सामने प्रश्न है, भूकंप को और एक नाम से जाना जाता है, टीचर, कंपन, टेम्पर, इसमें से कोई नहीं।
बताइए क्या कहा जाता है? बताइए। भूकंप को यह भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए, आराम से जवाब दीजिएगा। देखिए भूकंप को क्वेक, ट्रेम्पर या ट्रेम्बलर नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर भूमि का विस्थापन होना, कंपित होना, यह भूकंप का प्रतीक माना जाता है। अचानक से जो पृथ्वी की भूपर्पटी होती है, क्रस्ट होती है, ऊर्जा के वजह से उसमें जो कंपन आ जाता है, जो भूकंपित तरंगों के से निर्माण होने से जो कंपन आता है उससे हम भूकंप कहते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कंपन, ट्रेमर, क्वेक आदि के नामों से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आपका आता है अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से, अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बनी है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। अधिकांश जो भूपर्पटी है वो किससे बनी है, आराम से जवाब दीजिएगा। यहाँ पे हम सही प्रकार के चट्टानों को एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे, जहाँ पे हमें जानेंगे क्या क्या होती है, कैसे कैसे होती है। ये किसी प्रकार कोई सेल नहीं है, इसलिए इसमें कार्बोनेट में किसी प्रकार कोई जिक्र नहीं किया जाएगा। फिर किसका जिक्र किया जाएगा, आइए देखते हैं। पृथ्वी पे जो सबसे पहली सेल बनी थी उसे आग्नेय सेल या इग्नियस रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ध्यान सुनिएगा, लिखते चलिएगा, इग्नियस रॉक्स या आग्नेय सेल कहते हैं। ये सेल का निर्माण कैसे हुआ था? पृथ्वी में उत्तप्त मैग्मा, जब ज्वालामुखी का उद्गार होने के बाद जो उत्तप्त मैग्मा था वो नीचे आया, नीचे आके ठंडा होने पे क्रस्ट पे जो चट्टान बना, उस चट्टान को आग्नेय सेल कहते हैं। इसे हम प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं। कौन से रॉक्स? प्राइमरी रॉक्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पर पहली चट्टान अगर कोई आई, अगर इस प्रश्न को दोबारा पूछ देता कि पृथ्वी पर आने वाली पहली चट्टान कौन सी है, तो पहली चट्टान आपकी आग्नेय सेल थी। यह पहली चट्टान है जो पृथ्वी पर आई थी। अब ये उतना ज्वालामुखी उद्गार हुआ, जमी। इसकी खासियत क्या होती है? इसमें संस्तर नहीं पाए जाते, इसमें बेड्स नहीं पाए जाते, परतें नहीं पाई जाती। और सबसे बड़ी खासियत है निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता? तो आग्नेय सेल में जीवाश्म नहीं पाया जाता। इसका दो कारण है। पहला कारण है कि जिस समय आग्नेय सेल का निर्माण हुआ था उस समय पूरे पृथ्वी पर कोई भी जीवधारी नहीं था, कोई भी जीव जंतु नहीं था। इसकी वजह से जो आग्नेय सेल था उसमें नहीं पाया जाता जीवाश्म। क्या वो आवाज साफ नहीं आ रही है? क्या बफरिंग हो रही है? कुछ लोग कहते हैं बफरिंग हो रही है। नहीं यार, बफरिंग नहीं हो रही है। नहीं यार, बफरिंग नहीं हो रही है। देख लीजिए एक बार आप लोग, साफ चल रही है, साफ चल रहा है। चलिए ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सही चल रहा है। चलिए, आग्नेय सेल हो गया। दूसरी बात क्या होती है कि आग्नेय सेल में जैसे जब लावा का उद्गार हुआ, जैसे ज्वालामुखी यहाँ से फूट गई, यहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार हो गया, ज्वालामुखी फूटने से उत्तप्त मैग्मा निकलता है। उत्तप्त मैग्मा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे आग्नेय सेल कहते हैं। अब इसका जो टेम्परेचर होता है लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। अब 4000 डिग्री सेल्सियस में, 3200 डिग्री सेल्सियस में अब शुद्ध लोहा 1500 डिग्री सेल्सियस में खोल जाता है। तो यदि कोई जीवधारी, माने कोई गधई या कोई गधा घास चर रहा था, लावा में आएगा, वो भी क्या बन जाएगा? लावा बन जाएगा। इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, सोना चांदी पाया जाता। इनके अपरदन के बाद एक चट्टान बनती है जिसे औषधि सेल कहते हैं, इसे सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। औषधों से बनता है। ये क्या होती हैं? ठीक है, ज्योग्राफिक क्लास पेड क्लास में चलेगी ना, तो फिर औषधि सेल कहते हैं। औषधि सेल में विशेषता और आपकी होती है। वो विशेषता क्या होती है, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो औषधि सेल होता है औषध या मलबा के जमने से बनता है। दुनिया में जहां भी पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम, खनिज, कोयला, ये सभी औषधि के कारण है। ये सब क्या है? औषधि कारण है। ये लचीली होती है, इसमें परतें पाई जाती हैं, इसे परतदार सेल के नाम से जाना जाता है। इन दोनों में, आग्नेय और औषधि में अत्यधिक दाब और ताप हो जाने से तीसरी चट्टान आती है, इसे कायांतरित, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक्स के नाम से जाना जाता है। ये तुम्हारी चट्टानें थी। यहाँ पे पूछा था कि अधिकांश भूपर्पटी सेल किससे बनी है, तो जब अधिकांश की बात करेगा तो कौन सी सेल होगी? आग्नेय सेल होगी। बाकी चीजें हम लोग जब ऑनलाइन क्लास पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पूरी जानकारी ले लेंगे। इस सेल का निर्माण कैसे होता है, सेल कैसे बनता है, कब ग्रेनाइट होता है, कब ग्रेफाइट होता है, कब बेसाल्ट होता है। बाकी सभी क्लास प्रॉपर रूप से अमित सर आपको बता रहे हैं कि 16 तारीख से शुरू हो जाएगी। उसके लिए अगर आपको ऑनलाइन क्लास जुड़ना है, उसके लिए 6306344367 पर अपनी BEO सुपर टेट केगेस लिख के मैसेज करेंगे, आपको व्हाट्सएप करेंगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी। दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश जुड़िएगा, वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी और हमारे फेसबुक पेज पर भी ये उपलब्ध होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भूकंप का कारण क्या है? बताइए, निम्नलिखित में से भूकंप का कारण क्या है या किसे भूकंप का कारण माना जाता है?
बताइए भूकंप का कारण क्या है, अर्थक्वेक का कारण क्या है। देखिए अर्थक्वेक के कारण देखेंगे तो आइए इसके बारे में बहुत सारी बातें हम आपको बताते हैं कि भूकंप कैसे आता है, लेकिन उसके लिए आप लोग को थोड़ा सा समय देना होगा जिससे हम आपको बता सकें कि हम भूकंप कैसे आता है। क्या आप लोग सभी लोग यह भूकंप का कारण जानना चाहेंगे? अगर जानना चाहेंगे तो आपको रुकना पड़ेगा, हाँ नहीं तो फिर आप जा सकते हैं। आपको पूरा एक लाइन अगर बता दें तो प्लेट टेक्टोनिक या टेक्टोनिज्म की वजह से भूकंप आता है, ये तो सही है, लेकिन अगर संपूर्ण जानकारी आपको चाहिए तो एक कुछ सेकंड रुकना पड़ेगा। मैं पूरा डिफाइन कर दूंगा कि भूकंप कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है और क्यों भूकंप किसी नियत स्थान पर आता है, सभी जगह भूकंप क्यों नहीं आता, जहां से भूकंप निकलता है वो भूकंप मूल होता है, जहां पहले पहुंचता है वो भूकंप केंद्र। इन सभी बातों को पूरा बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप रुके रहिएगा, ध्यान से समझिएगा, पूरे जीवन काल आपको नहीं भूलेगा। आइए ध्यान से देखते हैं। पूरी पृथ्वी पे 7 प्रकार की प्लेटें हैं। पूरे पृथ्वी के 7 प्रकार की मुख्य प्लेटें हैं, 20 गौण प्लेटें हैं। नासा कहती है कि लगभग 100 प्लेटें हैं। तो ये प्लेट टेक्टोनिक पढ़ते हैं, तो प्लेट टेक्टोनिक आपको ऐसे हमने प्योर ज्योग्राफी में पढ़ना था, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आपको बता देते हैं कि पूरा ज्योग्राफी का जो निचोड़ है वो कैसे है। देखिए 3 प्रकार की हमारे प्लेटें होती हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि 3 प्रकार की प्लेटें, एक जैसे ये देखिए एक प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे की तरफ आती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, विनाशकारी प्लेटें होती हैं। दूसरी प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, जब बड़ी बड़ी प्लेटें, कई हजार मोटी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती हैं, तो पृथ्वी के अंदर उत्तप्त मैग्मा तोड़कर क्रस्ट को बाहर जाता है, जिससे बहुत दूर तक कई हजार कई लाख वर्ग किलोमीटर तक लावा का विस्तार हो जाता है। इस लावा के ठंडा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं, शायद आपको पता होगा कि जब पृथ्वी का क्रस्ट, जब 2 प्लेटें विपरीत दिशा में जाती है तो वहां से जो उत्तप्त लावा बाहर निकलता है उसे पठार का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पठार, लिख लीजिएगा, किसका निर्माण होता है, पठार का निर्माण होता है, ठीक है। उसमें लावा कई लाख वर्ग किलोमीटर तक लावा उद्गार होता है। उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है संरक्षित प्लेट किनारा। जब एक प्लेट दूसरे प्लेट के एक दूसरे के विपरीत या एक दूसरे के सीधे में जाता है तो बिना कहीं नुकसान पहुंचाए वो एकदम एक क्रम से जाता है, हल्की हलचलें होती हैं। इस प्रकार की जो प्लेटें होती हैं उनसे हल्के झटके भूकंप के आते हैं, बाकी ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। हमेशा जब 2 प्लेटें आपस में टकराती हैं तो ज्यादा घनत्व वाली प्लेटें कम घनत्व वाली प्लेटों के नीचे धंस जाती है। आइए देखते हैं कैसे धंसती है, एक एक करके सभी अध्ययन हम लोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कोई प्लेट था, यहां से कोई प्लेट था और कोई प्लेट इधर से आ रहा था, तो जब दोनों प्लेटें आती हैं, टकराती हैं, तो क्या होगा, एक ज्यादा घनत्व की प्लेटें हैं, एक कम घनत्व की प्लेटें हैं, तो ज्यादा घनत्व वाली प्लेटें कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे क्षेपित हो जाती है, अंदर चली जाती है। और जब अंदर चली जाती है तो ये प्लेटें में क्या होती है, इसमें संपीड़न होता है, इनमें क्या होता है, संपीड़न होता है। क्या होता है, संपीड़न होता है। इसकी वजह से यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है, क्या मिलती है, यहाँ पे जो किनारे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, वलित होने लगते हैं। क्या होते हैं, किनारे जो होते हैं इनके वलित हो जाते हैं और यहाँ पे जल का जमाव होता है। यहाँ पे क्या होता है, जल का जमाव, क्या होता है, यहाँ पे जल का जमाव होता है, सागर होती है। तो हमने यहाँ से ध्यान से देखिएगा, जब ज्यादा घनत्व वाली प्लेटें कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे से आती है तो ज्यादा घनत्व वाली प्लेटें कम घनत्व वाली प्लेट के नीचे चली जाती है। तो हम ये देखते हैं, तो हम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये प्लेटें क्या होती हैं, क्षेपित होने लगती हैं। क्षेपित माने क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी के अंदर जाने पे टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि क्या करती है, इसको पिघला देती है। ध्यान समझिएगा, जब ये पिघल जाती हैं तो ये बेल्ट के रूप में आ जाती हैं। तो जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको दूंगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके घर में जो रोटी बनती है, रोटी बनने के लिए पहले जो गेहूं होता है उस गेहूं को हम लोग पानी में, माता जी लोग पानी में डालती हैं। तो पानी में डालने के बाद 2 घटनाएं घटती हैं, एक तो गेहूं कुछ नीचे चला जाता है, एक गेहूं कुछ ऊपर आ जाता है। जो गेहूं नीचे चला जाता है वो अच्छी गेहूं होती है, खराब गेहूं वो अच्छी गेहूं होती है। अब ध्यान देखिएगा, जब ये नीचे जाएगा यहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। जैसे नीचे जाने के बाद तुरंत क्या होगी, ये मेल्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मेल्ट होना माने पिघल जाना, मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। पिघलने के बाद इसमें जो ऊपर की क्रस्ट हल्की धातु के ये तुरंत ऊपर की तरफ आएगी। जब ऊपर की तरफ आएगी फिर एक नया घटना घटेगी, यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर लगेगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर मारेगा, दबाव मारेगा। कि दबाव इसलिए मारेगा, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये जो कम घनत्व की होंगी इनका घनत्व कम होगा, ये ऊपर की तरफ जाएंगी। जो ऊपर की तरफ जाएंगी इनमें ऊर्जा आएगी, ये ऊपर की तरफ ढकेलेंगी। जो ऊपर की तरफ ढकेलेंगी तो यहाँ पे झटके महसूस किए जाएंगे। जहां पे झटके महसूस किए जाएंगे कभी कभी यह इन क्रस्ट को तोड़ देती है और तोड़कर बाहर निकल जाती है।
क्या करती है, ये तोड़ देती है, तोड़ने के बाद यहां से उत्तप्त लावा। ध्यान दीजिएगा, जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे मेल्ट होती है तो वहां पे क्या होता है, उसके आसपास दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी होते हैं। क्या होते हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जब यहां पे ज्वालामुखी कैसे आया, तो यही जो मेल्ट हुआ लावा था ये क्या करेगा, इस स्थान को तोड़कर बाहर निकलेगा, जहां पे जगह पाएगा वहां तोड़ देगा, इधर नहीं तोड़ पाएगा। उसका कारण क्या है कि यहां पे क्या है, यहां पे पर्वत हो गया, यहां पे मेल्ट होके यहां पे ये संपीड़ित होके पर्वत बन गया। दूसरे किनारे पर ज्वालामुखी होगा और जहां पे ज्वालामुखी होगा वहां से लगभग 400 किलोमीटर दूर तक दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप आएंगे। ऐसा क्षेत्र कहां पे आप देखे होंगे, प्रशांत महासागर, परिप्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो चारों तरफ से क्षेपित हो रही है। आप देखेंगे अमेरिका के पीछे, ध्यान दीजिएगा, जहां पे प्लेटें क्षेपित होती हैं उसे हम ट्रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेंच कहते हैं। ट्रेंच माने गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं। अगर मैं पूछूं दुनिया की सबसे गहरी गर्त क्या है, दुनिया की सबसे गहरी खाई क्या है, आप कहते हैं मैरियाना ट्रेंच। तो मैरियाना ट्रेंच क्या है, यहीं पे है। क्या मैरियाना ट्रेंच यहीं पे होती है, जहां पे एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे मेल्ट करती है, क्षेपित होती है, वहां पे ट्रेंच बनते हैं। तो ट्रेंच के माने दुनिया की जितनी भी खाई है, जैसे मैरियाना ट्रेंच, मैरियाना गर्त आपने सुना होगा, तो यहां पे दुनिया की सबसे बड़ी खाई बनेगी या खाई बनेगी, जैसे मैरियाना ट्रेंच होगी, मैरियाना गर्त, ऐसे गर्त कहते हैं, ट्रेंच को गर्त कहते हैं। यहां पे ज्वालामुखी का उद्गार होगा, यहां पे भूकंप के झटके आएंगे, यहां पे पर्वत बनेंगे, जैसे राकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला अमेरिका के पश्चिमी तट पर बने हैं। और आपने भी पढ़ा होगा कि कोटापैक्सी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कहां पे, एक किनारे पे ज्वालामुखी पर्वत बना, दूसरे किनारे पे ट्रेंच बना। इस प्रकार से हमने ये देखा कि इनके आसपास भूकंप आते हैं, लेकिन इन क्षेत्रों पे भूकंप नहीं आते क्योंकि इतनी मोटी हो जाती हैं, इन्हें तोड़ नहीं पाते। जैसे हिमालय के नीचे बहुत सारे झटके महसूस किए जाते हैं, किंतु फिर भी भूकंप नहीं आता क्योंकि इसकी मोटाई इतनी ज्यादा होती है, इसे तोड़कर ऊपर नहीं आ पाता। और हिमालय के पास भूकंप आता हुआ भी हमें प्रतीत नहीं होता, जबकि वहीं पे जापान इसके कॉर्नर पर है। जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ये सभी क्या है, इसके कॉर्नर पर, इसलिए यहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, चाहे तब इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, अगर कोई बात नहीं है, वरना आप लोग जब हम लोग पेड क्लास पढ़ेंगे तो वहां पे इसके बारे में विधिवत पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं, कहां कहां पे किस चीज का निर्माण, कैसे पर्वत बना। ऐसा नहीं है कि अपने आप पर्वत बन गया, उसके रीजन होते हैं। ये सुपर टेट की भी क्लास है भैया, सुपर टेट की प्रैक्टिस सेट काम करेगी। आप पढ़ लीजिए, ये सुपर टेट, बीईओ, केवीएस तीनों के लिए मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। ये तो मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं आपको, कैसे आपको हल करना है। मैं ये पूरा तोड़ के बताया भूकंप आता कैसे है, ठीक है। ये सुपर टेट वाले भी है भैया, कहीं आप लोग परेशान है। यहां पे इसका होगा तो भूकंप का कारण क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक होगा। क्या होगा, प्लेट टेक्टोनिक होगा, ठीक है। क्लास की टाइमिंग अपने टेलीग्राम पे डालते हैं, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर दूसरा होगा। भूकंप का कारण क्या होगा, ये यहाँ पे है अनाच्छादन, भूपरिभ्रमण, भूघूर्णन, ये सभी नहीं होगा। इनके बारे में लोग पेड क्लास में पढ़ेंगे कि अनाच्छादन क्या होता है, भूपरिभ्रमण क्या होता है, घूर्णन क्या होता है। ये सूर्य का चक्कर लगाना या अपनी धुरी पर घूमना होता है, इसकी वजह से दिन रात होता है, इसकी वजह से मौसम परिवर्तित होता है। ये दोनों चीजें बाद में पढ़ेंगे, एक एक करके आगे पढ़ते हैं, वरना आप लोग कहेंगे सर कब से एक ही चीज हम लोग को बता रहे हैं। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये पूरे जीवन काल काम आने वाली है। मैंने यहाँ पे भूकंप बता दिया, ज्वालामुखी बता दिया, मैरियाना ट्रेंच बता दिया, पर्वत का निर्माण बता दिया, और भूकंप कैसे आते हैं, जब ज्वालामुखी आता है सबसे ज्यादा जलवाष्प से निकलते हैं। अभी और चीजें बताएंगे कि कैसे चट्टानें नहीं होती, कैसे चट्टानें पुरानी होती हैं, लेकिन ये सारी चीजें हम लोग जब पेड क्लास पढ़ेंगे तो हाँ पढ़ लेंगे, यहाँ आपके पास समय कम है। आगे हम लोग देखते हैं कि अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। आइए वही प्रश्न आ गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने समय में, अपने एक्सिस पे, एक्सिस की बात करें तो ये हमारी जो पृथ्वी हो गई, पृथ्वी की जो एक्सिस होगी वो कैसी होगी, एक्सिस यहां होगी, यह अपने अक्ष होता है जिसे एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सिस कहते हैं। ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। तो ये अपने कैसे पूरा करती है, तो ऐसे हम तो जानते हैं कि लगभग 24 घंटे में पूरा कर देती है। जी नहीं, ऐसा 24 घंटा नहीं होता। आइए लिख लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट
4.09 सेकंड दिया ना, 4.09 सेकंड में क्या करती है, ये अपनी दिशा में घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसलिए सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। इसका उपयुक्त उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका विकल्प एकदम सही होगा। ए क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही विकल्प होगा। वैसे हम लोग जानते हैं 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड, लेकिन जब यहाँ पे तोड़कर बता रहे हैं तो जान लीजिएगा 4.09 सेकंड होता है। अब एक प्रश्न उठता है कि सूर्य पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, तो पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमती है, जिसकी वजह से दिन रात तो होता है, लेकिन सूर्य पूरब में उदय होता है। क्यों होता है ये जान लीजिएगा। क्या आपने कभी बस या ट्रेन में यात्रा किया है? जी हाँ, जरूर किया होगा। तो जब हम अब ट्रेन या बस में यात्रा करते हुए बाहर की तरफ देखते हैं तो पेड़ पीछे भागते हैं, खंबे पीछे भागते हैं, लेकिन वास्तव में कौन भागता है? वास्तव में हम भागते हैं। क्या होता है, वास्तव में हम भागते हैं, लेकिन पेड़ पीछे नहीं भागता। इसी प्रकार सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है पश्चिम से पूर्व तरफ, इसलिए सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, क्योंकि सूर्य स्थिर है, चलते हम हैं बस ट्रेन की तरह पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ। और क्या है, पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ चलते हैं, और सूर्योदय कहां होता है, पूर्व दिशा में होता है। इस कारण अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है, अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि सबसे पूर्व में है। सबसे बाद में कहां होता है, तो क्या होगा, गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहां पर दिन और रात एक समान होंगे? तो कहां पे दिन और रात एक समान होंगे? आप जवाब दीजिएगा, कहां पे होंगे? प्रमुख याम उत्तर अंटार्कटिका में, ध्रुवों पर, या भूमध्य रेखा पे? बताइए कहां पे दिन और रात की अवधि में आपस में बराबर होंगे। आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अब वीडियो की डेली जो शेड्यूल होती है वो आपको हम टेलीग्राम में बता देंगे। त्यौहार की वजह से और क्लासेज आपको नहीं मिल पा रही है, जैसे ही त्यौहार खत्म होता है आपको सभी क्लासेज प्रॉपर रूप में मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें जानते हैं, याद रखिएगा, जो ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई, इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा खींची जाती है जिसे हमें जानते हैं, इसे भूमध्य रेखा, 0 डिग्री को भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा स्थान होता है, यहाँ पे दोनों गोलार्धों में के बीचों बीच जो रेखा है भूमध्य रेखा, यहाँ पे दिन रात की अवधि बराबर होती है। यहाँ पे अगर सूर्य किरणें देखा जाए तो 21 मार्च 23 सितंबर को पहुंचती है, लेकिन इस स्थान पर सूर्य कहीं भी चमके, चाहे वह यहाँ पे कर्क रेखा पे, चाहे मकर रेखा पे हो, लेकिन जो दिन रात की अवधि होती है यहाँ पे सूर्य तब लगभग बराबर मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ पे दिन रात की अवधि लगभग बराबर होती है। इसका उत्तर होगा, क्या होगा, भूमध्य रेखा होगा, इक्वेटर लाइन होगा। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है, पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां से शुरू हुई? पृथ्वी घंटे की अवधारणा कब और कहां से शुरू हुई? आराम से जवाब दीजिएगा। पृथ्वी पर घंटे की अवधारणा कब और कहां से शुरू हुई? बताइए। बताइए क्या होगा। डेली 25 प्रश्नों की 50 प्रश्नों की सीरीज हम आपके लिए लेकर आते हैं, जहां मेरा उद्देश्य होता है कि आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आना। तो यहाँ पे जानते रहिएगा, इसका उत्तर बताने के पहले हम आपको पहले स्पष्ट कर देना चाहेंगे। एक होता है अर्थ पावर डे होता है। आप जानते हैं अर्थ पावर डे के जानते रहिएगा। एक होता है WWF का फुल फॉर्म कितने लोग को पता है? WWUP टेट का पूछा प्रश्न है। वैसे BEO सुपर टेडी क्लास में आपको इसको जानना चाहिए कि WWF का फुल फॉर्म क्या होता है। जो अर्थ पावर होता है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा पृथ्वी को या पृथ्वी ग्रह को बचाने के लिए एक विश्वव्यापी आंदोलन शुरू किया वर्ष 2007 में सिडनी जानते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में लाइट्स ऑफ इवेंट के रूप में इस आंदोलन की शुरुआत की गई। तब से लेकर इस आंदोलन में 7000 से अधिक कस्बे और शहरों में
फैल चुका है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, यह सिडनी में है, अर्थात मार्च 2007 सिडनी में हुआ। इसलिए आपको जानते होंगे अर्थ पावर डे कब मनाया जाता है। आप जवाब दीजिएगा कि अर्थ पावर डे कब मनाया जाता है, तो यह WWF से प्रेरित होकर हुआ था। इसका जो विकल्प है चौथा सही है। अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिएगा, अर्थ पावर डे या अर्थ पावर जो होता है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा पृथ्वी को बचाने के लिए आयोजित एक विश्वव्यापी आंदोलन है, जिसकी शुरुआत मार्च 2007 में सिडनी के ऑस्ट्रेलिया से की जाती है। ठीक, इसमें लाइट्स ऑफ इवेंट के रूप में इस आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इसका विकल्प क्या होगा, चौथा सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ सिडनी ऑस्ट्रेलिया है और इसलिए गलत होगा, क्योंकि जून की बात कर रहा है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 4 सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में कितने प्रतिशत में पानी है। तो अगर विश्व के कितने धरातल में पानी है यह पूछा जाए तो ये तो बड़ा ही आसान सा जवाब है, क्योंकि हम ये जानते हैं पूरे पृथ्वी पर अगर जल की बात किया जाए, पानी की बात किया जाए, तो पानी जो है वो 70.08%, जबकि स्थल जो है 29.2% हिस्से पे है। तो यहाँ पे कहाँ पे हुआ आपका, तो यहाँ लगभग 70% पर पानी है और लगभग 30% पर स्थल है। ठीक है जी, उसमें देखा जाए पृथ्वी में भी लगभग 97 समुद्र में है, बाकी पीने योग्य के रूप में तीन में भी 2 बर्फ के रूप में आच्छादित है। तो बहुत सारी बातें हो जाती हैं। इसका क्या होगा, 70.8 लगभग 70% दिया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 प्रश्न हो गए आपके, बहुत जल्दी हो गया आज तो। अगला आता है, मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहाँ पे है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है, तो जल्दी बताइएगा। मीठे पानी का सबसे बड़ा ग्लेशियर, भौमजल, तालाब या झीलें। तो याद रखिएगा, सागर में जैसे पूरे जल को अगर हम 100% मान लेते हैं पूरे पानी को, उसमें भी 97% समुद्रों में, अन्य 3% पूरा मीठे जल के रूप में है। उसमें से भी 2% ग्लेशियर के रूप में है। इसका होगा ग्लेशियर होगा, जी इसका भी होगा क्या, ग्लेशियर। सागर पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा जलाशय का स्रोत है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्रोत का जो है सागर या समुद्र है, लेकिन वो पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वहां पे पूरे पृथ्वी का लगभग 97.3% लगभग 97% जल है, लेकिन ये क्या है, खारा है। जबकि अन्य पृथ्वी पर जो जल है इसके अलावा वो लगभग 2.7 या 2.8 के लगभग है, मतलब 2.7 के लगभग है जो ताजा जल है। लेकिन पृथ्वी पर इसमें भी इसका भी जो 3/4 हिस्सा है वो ग्लेशियर या बर्फ के रूप में ध्रुवों पर जमा हुआ है। ठीक, कहां पे, ध्रुवों पर जमा हुआ है। इस प्रकार पृथ्वी दूसरा सबसे बड़ा जलाशय जो ताजे पानी कहा जाए तो ग्लेशियर के रूप में है। ये इसका उत्तर होगा 49 का आपका क, ए या पहला, चाहे जो मान लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। भौम जल का मतलब होता है अंडरग्राउंड वाटर, जो नल से निकालते हैं अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लास्ट प्रश्न आपका बचा हुआ, इसके बाद आपकी सीरीज खत्म हो गई। एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। आराम से इसका जवाब दीजिएगा। इसी के साथ क्या होगा, आज की सीरीज ये खत्म हो जाएगी। उसके बाद अगली सीरीज आपकी कुछ क्षणों बाद शुरू होगी। बताइए, एक दूसरे से लंबवत, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है। ग्रिड तंत्र, अक्षांश, भौगोलिक समूह में देशांतर, क्या होगा। देखिए यहाँ पे कुछ अक्षांश बता रहे हैं, कुछ लोग देशांतर बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, ये पूरा हमारा ग्लोब हो गया। मान लीजिए इस ग्लोब पे जो ये रेखाएं होती हैं, ये रेखाएं जो है ये दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है देशांतर रेखा कहलाती है। जबकि पूर्व से पश्चिम खींचे जाने वाली रेखाओं को हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पूछा है एक दूसरे को जो लंबवत ऊर्ध्वाधर काटती है उन्हें हम ग्रिड तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड तंत्र। ग्रिड तंत्र जो होते हैं वह एक दूसरे को लंबवत या ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रेखाओं की एक श्रृंखला, एक नेटवर्क के रूप में होते हैं। यह रेखा पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर एक दूसरे को मिलाकर खींची हो जाती है। ये सभी रेखाएं काल्पनिक है, ऐसा ग्लोब पर कोई रेखा नहीं खींचा गया, लेकिन इन सभी विमाओं वाले वर्गों का निर्माण करते हैं। वर्गों का निर्माण करने वाली प्रत्येक रेखा जो होती है ये एक इनका एक मान होता है। इन्हें मानचित्र पर वस्तुओं की स्थिति की स्पष्ट जानकारी होती है, जिससे हम ग्रिड तंत्र के नाम से जानते हैं। इस प्रकार आज की यह 50 प्रश्नों की पूरी उत्तर सीरीज आपकी खत्म हो गई। इसके बाद संविधान की लगेगी, उसके बाद फिर एक एक अध्याय हम लोग पढ़ना भी शुरू करेंगे और 16 तारीख से पूरी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम। नहीं ज्वाइन करना चाहते कोई भी
दिक्कत नहीं, जहाँ पे आपको प्रतिदिन इसी तरह से प्रतिदिन रात में क्लासेज मिलती रहेंगी। इसकी शेड्यूल थोड़ा सा समस्या वजह से नहीं हो पा रहा है, जल्दी शेड्यूल करके हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेगा, सर्च करेगा दुर्गेश सर, बिना स्पेस दिए जुड़िएगा इलेनी विद दुर्गेश साथ। अगर आपने ऑनलाइन क्लास नहीं लिया है, अगर उस लेना चाहता है, उसके लिए है 6306344367 पर व्हाट्सएप करेंगे। यहाँ पे आपको संपूर्ण क्लासेज नोट्स और पीडीएफ फॉर्मेट पर प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी। आज से आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलना शुरू हो जाएगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़कर अपना बेहतर देंगे, हम लोग भी अपना बेहतर देंगे। एक बात की गारंटी है कि आपको जो जनरल स्टडी की फैकल्टीज मेरे द्वारा आपको मिल जाएगी, ये तो छोटी मुंह बड़ी बात होगी, लेकिन एक बेहतर क्लास की एक बेहतर अनुभव के रूप में आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कहीं और से जुड़ना, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, कहीं से भी जुड़ सकते हैं। सारी क्लासेस चलेंगी 16 तारीख से, सभी क्लासेस प्रॉपर वे में चलेंगी, जहां पे आप सभी विषयों की क्लासेस ले पाएंगे। क्योंकि अभी हमारे एक त्यौहार होती है, उसमें सभी अध्यापक और स्टूडेंट दोनों बिजी होने की वजह से क्लासेस प्रॉपर वे में नहीं चल पा रही। जो 16 तारीख से चलेंगी पूरे प्रदेश में एक साथ, जौनपुर ब्रांच में जो जौनपुर से है, वाराणसी में वाराणसी से, तथा प्रदेश के किसी भी कोने से बैठकर आप हमारी ऑनलाइन क्लास लेकर पढ़ सकते हैं। जिसकी मैराथन क्लास तो मतलब जो क्लास चल रही है, यह इकोनॉमिक्स करा देंगे। इकोनॉमिक्स के लिए 10:30 बजे आएंगे हम। अभी आएंगे हम 10 बजे, एक बार 30 प्रश्नों की सीरीज लेकर हम संविधान की, फिर उसके बाद दोबारा हम आएंगे इकोनॉमिक्स की अगली सीरीज लेकर आएंगे। आज इकोनॉमिक्स एक टर्म खत्म कर देंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय के मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कुछ देर के बाद पुनः वापस आते हैं, फिर हम लोग मिलकर आपस में पढ़ाई करते हैं। एक समय हम लोग को बातें करने का नहीं, जिंदगी में कुछ नया, कुछ ऐतिहासिक करने का है। इसीलिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। सुपर टेट की क्लासेस स्टार्ट है। ठीक है, ब्लैक बोर्ड यूज करेंगे, ग्रीन बोर्ड यूज करेंगे, सभी बोर्ड यूज करेंगे। जैसा आप लोग राय देंगे सभी यूज होगा, बस आप लोग जुड़े रहिएगा। जी जी, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना बेहतर देते रहिएगा, सफलता आपके कदमों में होंगी। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।